उस लड़की को मेरे पास भेजो। लेकिन याद रहे, उसकी आंखों में होश नहीं होना चाहिए। मुझे वो बेसुध चाहिए, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। अगर उसने एक शब्द भी बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विराज रावल की आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सामने खड़ा उसका पीए ऋतिक भी पल भर के लिए कांप गया। ये कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि मुंबई के सबसे महंगे क्लब द क्राउन में 5 अरबपति टाइकून्स के साथ 5,000 करोड़ की डील साइन करने के बाद की जश्न भरी रात थी। कुछ घंटे पहले उसी क्लब के प्राइवेट लाउंज में वे सब लोग पसीने से तर बैठे थे और उनके सामने 6 फीट लंबा, पत्थर जैसा चेहरा और बर्फीली आंखों वाला विराज रावल आराम से सोफे पर बैठा था। उसने टेबल पर रखे कागजों पर नजर डाली और शांत लेकिन खौफनाक लहजे में कहा था, मेरे साथ आ जाओ या मिट जाओ। मेरी शर्तें मानने में ही तुम्हारी भलाई है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कांपते हाथों से सबने साइन किए और विराज ने विस्की का घूंट लेकर जीत को ऐसे निगल लिया जैसे यह उसकी रोजमर्रा की आदत हो। लेकिन इस रुतबे के पीछे एक घिनौना राज छिपा था, जो शहर से दूर उसके पहाड़ियों में बने फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर पलता था। रात गहराते ही उसकी काली लिमोजीन फार्म हाउस के गेट में दाखिल हुई, जहां बाहर हरियाली और रोशनी जन्नत जैसा दृश्य बनाती थी, मगर अंदर के कमरों में सन्नाटा किसी नर्क जैसा था। ऋतिक ने सब इंतजाम कर रखा था और एक कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी थी, जिसे भारी नींद की दवा दी गई थी, क्योंकि विराज को औरतों की आवाज, सवाल या आंखों में देखना पसंद नहीं था। उसे बस खामोशी चाहिए थी, एक बेजान शरीर, और यही उसका रोज का खेल था, जिसका राज जानने वाला कभी जिंदा नहीं बचता था। उसी समय शहर के दूसरे कोने में नेक्स्ट जन न्यूज नेटवर्क के ऑफिस में केसर नाम की मिडिल क्लास लड़की अपने सख्त बॉस समीर मेहरा के सामने खड़ी थी और समीर फाइल पटकते हुए बोला, अगर परमानेंट जॉब चाहिए तो शेर के मुंह में हाथ डालो। मुझे विराज रावल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। केसर सन्न रह गई, क्योंकि विराज वह नाम था जो मीडिया की परछाई से भी दूर रहता था। लेकिन मजबूरी और सपनों के बीच उसने डर को दबा दिया और ठान लिया कि वह इस आदमी की असली कहानी दुनिया के सामने लाकर रहेगी। अगले ही दिन उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और हर बड़ी डील के बाद हुई रहस्यमयी पार्टियों और अचानक गायब हुई लड़कियों के पैटर्न को जोड़ना शुरू किया। एक नाम बार बार सामने आया, रिया मल्होत्रा, जो 3 महीने पहले अचानक विदेश शिफ्ट बताई गई थी, मगर उसके भाई ने रोते हुए बताया कि वह उस रात के बाद कभी घर लौटी ही नहीं और उन्हें चुप रहने की धमकी मिली थी। अब केसर को यकीन हो गया कि यह सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच है, और उसने अपने टेक एक्सपर्ट दोस्त अर्पित को सारी जानकारी देकर एक पेनड्राइव तैयार करवाई, जिसमें सबूत और रिकॉर्डिंग थीं। साथ ही यह इंतजाम भी कि अगर 3 घंटे तक उसका संपर्क टूट जाए तो सारी फाइलें पुलिस और मीडिया में लीक हो जाएं। 2 दिन बाद एक अनजान मैसेज आया, मिस्टर विराज रावल इज रेडी फॉर अ प्राइवेट इंटरव्यू टुनाइट। यह साफ था कि खेल शुरू हो चुका है। फिर भी केसर ने डर पर काबू पाया और रात 10 बजे जब काली लिमोजीन उसके सामने रुकी तो वह अंदर बैठ गई। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई और अंधेरे के बीच फार्म हाउस के गेट खुले, जहां एक विशाल हॉल में सीढ़ियों से उतरता विराज उसके सामने आया और बोला, इतनी छोटी सी पत्रकार और इतने बड़े सवाल। केसर ने बिना झिझक कहा, सच हमेशा बड़ा होता है, और सीधे पूछा, आपकी पार्टियों के बाद लड़कियां गायब क्यों हो जाती हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद विराज हल्के से हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है तुम यहां से जिंदा निकल जाओगी? तभी कमरे की लाइट्स मंद हुई और दरवाजे लॉक हो गए, मगर केसर ने घबराने के बजाय मुस्कुराकर कहा, सर, लाइव स्ट्रीम चालू है, मेरी घड़ी में माइक्रो कैमरा है और हमारी बातचीत सीधे नेटवर्क पर जा रही है। सिग्नल बंद हुआ तो डेटा ऑटोमेटिक पब्लिश हो जाएगा। पहली बार विराज के चेहरे पर झटका साफ दिखा और उसी क्षण बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। ऋतिक हड़बड़ाता हुआ अंदर आया, पर दरवाजा टूट चुका था और पुलिस अंदर घुस आई। केसर ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके साहस और प्लान ने सालों से छिपे साम्राज्य की नींव हिला दी थी।
कुछ महीनों बाद उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। कई पीड़िताएं सामने आईं और विराज रावल सलाखों के पीछे पहुंचा। मगर जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा वह हल्की मुस्कान के साथ